हेलो दोस्तों। एस फॉर सुरेन के चैनल पे मैं सुरेन आपका एक बार फिर से वेलकम करता हूं। दोस्तों आज हम लोग यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं अपने एक और नए चैप्टर को। आज दोस्तों हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं अपने यूनिट 3 के यानी कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के एक और नए टॉपिक को, जिसमें आज हम लोग बात करेंगे अपने कुछ कॉन्सेप्ट्स को लेकर के। दोस्तों ये जो अपने पास कॉन्सेप्ट्स है वो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से रिलेटेड होंगे। एक डेटाबेस को बनाने के लिए हमारे पास बहुत सारे अलग अलग सॉफ्टवेयर्स होते हैं, वो हम लोग यहाँ कुछ बात करने वाले हैं। उन सॉफ्टवेयर में अलग अलग टर्म को हम लोग यूज करते हैं, वो हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं। इसी टाइप से दोस्तों कुछ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स अपने पास होते हैं, उनको भी हम लोग यहाँ पर एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों अगर आप लोगों ने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि आगे आने वाले सभी वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। आइए दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं अपने एजेंडा के बारे में कि आखिर हमारे पास एजेंडा क्या रहेगा इस वीडियो का। दोस्तों यहाँ पर हम लोग बात करें अपने डीबीएमएस के कॉन्सेप्ट्स को लेकर के, और जो अपने पास कॉन्सेप्ट्स है वो कुछ इस टाइप के होंगे। हम लोग यहाँ पर बात करेंगे डेटा को लेकर के, डेटा क्या होता है, इंफॉर्मेशन क्या है, इसी टाइप से डेटाबेस कुछ क्या है, डेटाबेस के कॉन्सेप्ट्स अपने पास क्या है जो कि अपने चैप्टर का नाम भी है। इसी टाइप से अपने पास डेटाबेस के यूजर्स कौन कौन से होते हैं। इसी टाइप से दोस्तों डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम अपने पास क्या कुछ होता है, उसके अलावा अपने पास डीबीएमएस के एडवांटेज कुछ क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डीबीएमएस अपने पास क्या क्या है। तो डीबीएमएस जो है वो अलग अलग टाइप के अपने पास होते हैं, उनको भी हम लोग यहाँ एक एक करके डिस्कस करेंगे। उसके अलावा अपन देखेंगे दोस्तों यहाँ पर डेटाबेस का सर्वर क्या होता है, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या कुछ होता है, और ऐसे ही लास्ट में जाते हुए हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं कॉन्सेप्ट्स ऑफ कीज को लेकर के, जैसे कि प्राइमरी की, कंपोजिट की, फॉरेन की, या फिर अपने पास कैंडिडेट की। तो ये सारी कीज जो है हम लोग डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा दोस्तों ये सारे टॉपिक्स जो है वो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए। तो इन सभी टॉपिक्स को दोस्तों बहुत अच्छे से देखिएगा, आप इस वीडियो को स्किप करते हुए आगे मत जाइएगा, अदरवाइज दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप लोग शायद मिस कर सकते हैं। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि आखिर इंफॉर्मेशन क्या होता है। दोस्तों बचपन से लेकर के हम लोग जब बूढ़े हो जाते हैं तब तक हमारी लाइफ में बहुत सारे ऐसे सिचुएशंस आते हैं जहां हम लोग अपने डेटा को स्टोर करते हैं। तो उस टाइम पर हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग यहाँ एक्चुअल में अपने डेटाबेस को क्रिएट कर रहे हैं, डेटाबेस के अंदर अपने डेटा की एंट्री कर रहे हैं। आप जानते हैं दोस्तों यहाँ मैं आपको वैसे कुछ एग्जांपल्स के थ्रू भी समझाने वाला हूँ इन्फॉर्मेशन आगे है क्या। तो दोस्तों इन्फॉर्मेशन इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर टू मैनेज द रूटीन एक्टिविटीज ऑफ एवरी इंडिविजुअल। ठीक है, फ्रॉम अ चाइल्ड टू एन ओल्ड मैन, अ प्रोफेशनल टू होम मेकर, एवरीवन नीड इंफॉर्मेशन। हम सभी को इंफॉर्मेशन की जरूरत होती है दोस्तों। अगर हम बात करें इंफॉर्मेशन इज नीडेड फॉर वेरियस इंपॉर्टेंट मैटर्स सच एज एड्रेसेस। तो हम लोग जानते हैं दोस्तों अगर आपके रिलेटिव्स के या आपके फ्रेंड्स के अगर आप अपने पास कोई एड्रेस लिखना चाहते हैं तो दोस्तों वो क्या बनेगा आपके पास अपने आप में एक डेटाबेस। ठीक है, और डेटाबेस जो है वो आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाएगी। ऐसे ही दोस्तों टेलीफोन नंबर्स हैं, जैसे आपके मोबाइल में भी है। एक्चुअल में आपके पास जो है वो बहुत सारे नंबर्स आपके मोबाइल में स्टोर आप करके रखते हैं, तो वो भी क्या आपके पास डेटा है, एक टाइप की इंफॉर्मेशन है, या फिर आपका डेटाबेस हम लोग कह सकते हैं। इसी टाइप से कह सकते हैं कि डिटेल्स ऑफ कस्टमर एंड क्लाइंट्स। तो अलग अलग कंपनी में, जैसे दोस्तों हम लोग एग्जांपल ले सकते हैं कि जोमेटो है अपने पास में, या फिर दोस्तों फ्लिपकार्ट है, अमेजोन है, ऐसी बहुत सारी कंपनीज होती है जो अपने कस्टमर का डेटा अपने पास स्टोर रखती है। तो ये सारी चीजें, इसके अलावा अगर अपन देखें तो लाइक रेलवे है अपने पास में, या एयर ट्रेवल शेड्यूल है, या आपके पास ऐसे बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो होती है जो हम लोग अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं। तो ये सब आपके पास क्या होती है दोस्तों, बेसिकली इंफॉर्मेशन। अब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं डेटा और इंफॉर्मेशन क्या होता है। तो देखिए दोस्तों डेटा जो है उसका अपने आप में कोई मीनिंग नहीं होता है, जबकि इंफॉर्मेशन जो है वो आपके पास मीनिंगफुल होती है। हम लोग जानते हैं कि जब भी हम लोग अपने कंप्यूटर के अंदर कोई डेटा की एंट्री करवाते हैं, जैसे कि मैं कीबोर्ड से दोस्तों कुछ टाइप करता हूं, तो एक्चुअल में मैं अपने कंप्यूटर में डेटा भेज रहा होता हूँ। उस डेटा को मेरा कंप्यूटर सिस्टम जो है वो प्रोसेस करेगा, और प्रोसेस करने के बाद वो मुझे एक आउटपुट देगा जिसको मैं कह सकता हूं इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन कोई भी फॉर्म में हो सकती है, डेटा कोई भी फॉर्म में हो सकता है। जैसे अगर आप इंटरनेट पे दोस्तों गेम्स खेलते हैं तो आप अच्छे से जानते हैं कि डेटा सर्वर के थ्रू आपके कंप्यूटर पे या आपके मोबाइल पे आ रहा है, और उसके बाद वो डेटा प्रोसेस होगा, और प्रोसेस हो जाने के बाद वो इंफॉर्मेशन आपके मॉनिटर पे दिखाई देगी, या स्पीकर पे सुनाई देगी, या प्रिंटर पे आप प्रिंट भी कर सकते हैं। तो दोस्तों डेटा क्या होता है, व्हाट इज डेटा, ये क्वेश्चन भी है। तो दोस्तों डेटा का मतलब हो गया, डेटा इज अ रॉ एंड अनप्रोसेस्ड फॉर्म।
डेटा आपके पास एक रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स होता है। दोस्तों ये आपके पास अनप्रोसेस्ड होता है, क्योंकि जब ये प्रोसेस हो जाएगा डेटा तो वो आपके पास इंफॉर्मेशन बन जाएगी, इसलिए ये आपके पास एक अनप्रोसेस्ड फॉर्म है ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर्स। इट इज यूजुअली मीनिंगलेस, डेटा का कोई मतलब नहीं है। दोस्तों अगर मैं आपसे सिर्फ ऐसा ही कहता हूं 9898989295, ये क्या है, तो शायद आपको लगेगा ये मेरा मोबाइल नंबर है, शायद आप इसको कुछ भी समझ सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है दोस्तों कि स्टूडेंट्स के 5 अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं, उनके नंबर हैं। तो एक्चुअल में डेटा का कोई मीनिंग नहीं है। अगर मैं आपसे कहता हूं दोस्तों 291, अब 291 क्या है, इसका मतलब ये हो सकता है शायद ये मेरे घर का एड्रेस हो, या हो सकता है दोस्तों ये 300 में से मेरे मार्क्स आए हो, या 291 कुछ भी हो सकता है। तो मैं यहाँ पर आपको केवल अगर एक आधी अधूरी जानकारी दूंगा, अगर आपको दोस्तों यहाँ पर मैं एक मीनिंगलेस इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, तो वो आपके पास क्या कहलाता है, केवल एक डेटा। अब अपन बात करते हैं इंफॉर्मेशन क्या होता है। तो व्हाट इज इंफॉर्मेशन? दोस्तों इंफॉर्मेशन का मतलब हो गया, इंफॉर्मेशन इज द डेटा विच हैज बीन प्रोसेस्ड एंड हैज मीनिंग। तो डेटा क्या होता है, आपके पास अनप्रोसेस्ड होता है। जब वो डेटा प्रोसेस हो जाएगा तो वो आपके पास इंफॉर्मेशन कहलाएगा। ऐसे ही जो आपके पास डेटा है, ठीक है, वो आपके पास रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स होता है, वो मीनिंगलेस होता है, जबकि इंफॉर्मेशन आपके पास मीनिंगफुल होती है। इट कैन बी इजिली इंटरप्रिटेड, यानी कि आपके पास जो ये इंफॉर्मेशन है उसको हम लोग आसानी से समझ भी सकते हैं। ऐसे ही दोस्तों नेक्स्ट अगर अपन बात करेंगे तो क्वेश्चन आता है डेटाबेस। डेटाबेस क्या होता है? तो दोस्तों डेटाबेस आखिर है क्या, व्हाट इज डेटाबेस? डेटाबेस के बारे में देखेंगे तो डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा विच इज स्टोर्ड इन अ सिस्टमैटिक मैनर। दोस्तों मैं चाहता हूं मेरी स्कूल के कुछ क्लासेस का डेटा स्टोर करके रखना है। लाइक दोस्तों मैं 9th और 10th का डेटा स्टोर करके रखना चाहता हूं अपने एक पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर। तो मैं क्या करूंगा, उस फोल्डर के अंदर अलग अलग फाइल्स बनाऊंगा। एक शायद दोस्तों 9th ए के लिए बनाऊंगा, एक 9th बी के लिए, एक 9th सी के लिए, एक 9th डी के लिए, और ऐसे ही आगे जाते हुए 10th क्लास के भी जितने भी सेक्शन है, ए बी सी डी ई एफ जितने भी है, उन सभी के लिए दोस्तों मैं अपनी अलग अलग फाइल्स बनाऊंगा। तो वो जो आपके पास अलग अलग जो टेबल्स हैं या आपके पास अलग अलग फाइल्स हैं, उनका जो कलेक्शन दोस्तों, जैसे मैंने आपसे कहा है कि एक फोल्डर में डालता हूं, ऐसे ही जब आप अपने डेटाबेस के बारे में बात करते हैं तो एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड दोस्तों हम लोग अपना एक डेटाबेस क्रिएट करते हैं। बेसिकली एक टाइप का फोल्डर समझ सकते हैं आप। उसके अंदर हम लोग जो है वो अपने अलग अलग ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट आपके पास जो ऑब्जेक्ट होता है एक डेटाबेस का, वो आपके पास होता है टेबल, और उस टेबल के बेस पे आप अपनी फॉर्म, क्वेरी या रिपोर्ट आगे जाते हुए क्रिएट करेंगे। तो दोस्तों डेटाबेस क्या होता है, जो आपके डेटा को एक सिस्टमैटिक मैनर में एक टेबल के अंदर स्टोर करवाता है। तो डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा विच इज स्टोर्ड इन अ सिस्टमैटिक मैनर इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स, so that you can retrieve and manipulate the information quickly and efficiently from a large set of data। तो देखिए दोस्तों, अगर हम लोग डेटा ऐसे कहीं पर भी लिख दें, अपने जो कुछ भी टेबल्स हैं, जैसे एक तो होता है मैं एक टेबल बनाता हूं, उसमें कुछ स्टूडेंट्स के नेम लिखता हूं, किसी में उनका फादर नेम लिखता हूं दोस्तों, कहीं पे उनके मार्क्स लिखता हूं, कहीं उनका आधार कार्ड नंबर लिखता हूं। इस टाइप से मैं एक डेटा को अगर सिस्टमेटिक तरीके से एक टेबुलर फॉर्मेट में स्टोर करूंगा, तो उस डेटा को एक्सेस करना, उस डेटा को रिट्रीव करना या उस डेटा को मॉडिफाई करना मेरे लिए बड़ा इजी हो जाएगा। लेकिन दोस्तों अगर वो डेटा मैंने सपोज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में या फिर अपने पास जो है वो सपोज लिब्रे ऑफिस के राइटर में बनाया, और डेटा ऐसे सिंपल सा मैंने टाइप कर रखा है, ठीक है, जहां कहीं कोई टैब नहीं है, एक्स्ट्रा कोई स्पेसेस नहीं है, एक सिंपल सा जैसे अपन टेक्स्ट लिखते हैं, एक फ्लैट फाइल, उस टाइप से अगर आपके पास कंटेंट है, तो दोस्तों उस टेबल को आपको मेंटेन करना आपके लिए बड़ा टफ हो जाएगा। तो आखिर डेटाबेस क्या है, आपको ये चीज समझ में आई होगी। इसी तरीके से हम लोग कह सकते हैं अ डेटाबेस कंसिस्ट ऑफ वन और मोर टेबल। जैसे कि मैंने आपसे कहा भी था कि मैं एक फोल्डर बना के दोस्तों उसके अंदर जैसे बहुत सारी अपनी फाइल्स क्रिएट कर सकता हूं, ऐसे ही डेटाबेस के अंदर आपके पास एक टेबल भी हो सकती है और एक से ज्यादा टेबल्स भी हो सकती है। तो बेसिकली डेटाबेस कंसिस्ट ऑफ वन और मोर टेबल्स। अ टेबल होल्ड इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स। तो आप जानते हैं दोस्तों टेबल क्या होता है, हम लोगों ने जो है वो लिब्रे ऑफिस राइटर में भी देखा है टेबल बना करके। कैल्क जो है वो ऑब्वियसली आप लोग जानते हैं कि कैल्क जो है वो टेबुलर फॉर्मेट में ही आपके डेटा को स्टोर करता है। तो अगर आपको लगता है कि आपके पास जो आपका डेटा है वो लार्ज अमाउंट में अगर आपके पास डेटा है और आप उसके साथ दोस्तों रिलेशन भी क्रिएट करना चाहते हैं, तो आपके पास सबसे बेस्ट तरीका है कि आप यहाँ पर कोई भी डेटाबेस सॉफ्टवेयर को यूज कीजिए। हालांकि आगे जाते हुए हम लोग यहाँ लिब्रे ऑफिस बेस को यूज करेंगे,
लेकिन लिब्रे ऑफिस बेस के अलावा भी बहुत सारे आपके पास सॉफ्टवेयर होते हैं जिसके बारे में हम लोग अभी आगे चलते हुए बात करेंगे। तो दोस्तों डेटाबेस क्या होता है, आई थिंक आपको क्लियर हो चुका होगा, जिसमें हम लोग एक या एक से ज्यादा टेबल्स को यानी कि वन और मोर टेबल्स को हम लोग उसके अंदर स्टोर कर सकते हैं। ऐसे ही दोस्तों अपने पास यहाँ पर एक और क्वेश्चन बनता है, टपल्स क्या होती है या फिर आपके पास दोस्तों एट्रीब्यूट क्या होता है। ठीक है, तो आप यहाँ पर दोस्तों एक एग्जांपल देख सकते हैं। मैंने एक टेबल बना रखी है जिसमें यहाँ पर रोल नंबर है, उसके अलावा दोस्तों नेम है, हिंदी है, इंग्लिश है, मैथ है, इस टाइप से मैंने कुछ सब्जेक्ट्स यहाँ पर ले रखे हैं। इसमें अगर आप देखेंगे दोस्तों 101, 102, 103 अपने आप में एक डेटा है और उस डेटा को दोस्तों मैंने स्टोर किया एक पर्टिकुलर फील्ड में, यानी कि रोल नंबर वाले फील्ड में, रोल नंबर वाले कॉलम में दोस्तों मैंने सिर्फ रोल नंबर डाले हैं। ऐसे ही नेम के अंदर दोस्तों मैंने यहाँ नाम डाला है, जो जैसे कि अतुल है, अविनाश है, आरोही है, ऐसे कुछ। ऐसे दोस्तों हिंदी, इंग्लिश, मैथ जो आपके पास फील्ड्स हैं या जो आपके पास कॉलम्स हैं, उसके अंदर मैंने हिंदी वाले में हिंदी के मार्क्स, इंग्लिश वाले में इंग्लिश के मार्क्स और मैथ वाले में मैथ के मार्क्स डाले हैं। दोस्तों अगर मैं आपसे यहाँ पूछता हूं कि अतुल के रोल नंबर क्या है, तो आप इजीली उसको सर्च कर सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगा 101 है। अगर दोस्तों मैं कहता हूं अविनाश के हिंदी के मार्क्स कितने आए, तो आप इजीली बता सकते हैं 98 आए हैं। और अगर मैं आपसे कहता हूं आरोही के मैथ में मार्क्स कितना आए, तो दोस्तों आपके पास 100 आए हैं, आप इसको भी इजीली बता सकते हैं। क्योंकि एक्चुअल में क्या हो गया कि जो आपने कॉलम में जब आपने डेटा देखा, तो वो आपके पास एक स्पेसिफिक फॉर्मेट में था, एक स्पेसिफिक एट्रीब्यूट था, ये कह सकते हैं एक स्पेसिफिक फील्ड था, उस फील्ड का डेटा ही उसमें आ रहा है। लेकिन जब दोस्तों आपने हॉरिजॉन्टली देखा, तो आपने देखा ये कंप्लीट रो है और इस रो को हम लोग किसी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का, एक पर्टिकुलर स्टूडेंट का एक कंप्लीट रिकॉर्ड भी कह सकते हैं। तो आप यहाँ पर जैसे कि मैं आरोही की बात करूं दोस्तों, तो 103 आपके पास जो एक रो है, वो आरोही का एक कंप्लीट आपके पास एक रिकॉर्ड है। तो यहाँ पर हम लोग ये कह सकते हैं दोस्तों कि जो आपके पास रो होती है उसको आप रो भी कह सकते हैं, आप यहाँ पर रिकॉर्ड भी कह सकते हैं और आप यहाँ पर उसको टपल भी कह सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग पहले बात करते हैं रो आखिर क्या होता है। दोस्तों रो का मतलब क्या हो गया, रोज आर रेफर टू एज रिकॉर्ड, आप रोज को रिकॉर्ड भी कह सकते हैं। रिकॉर्ड्स इज अ सेट ऑफ रिलेटेड इंफॉर्मेशन दैट बिलोंग्स टू अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। जैसे ये पूरी रो जो है एक अविनाश की है, एक पूरी रो अतुल की है, एक पूरी रो आपके पास आरोही की है। तो आपके पास जो कंप्लीट एक रिकॉर्ड है, एक कंप्लीट जो आपके पास रो है दोस्तों, वो एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को यहाँ पर बिलोंग करती है। इसी टाइप से जो आपके पास एक रो है जिसको आप यहाँ रिकॉर्ड्स भी कह रहे हैं दोस्तों, अगर आप लोग चाहें तो उसको एक टपल भी कह सकते हैं। तो रो को ही आप यहाँ पर रिकॉर्ड कह सकते हैं और रो को ही आप यहाँ पर टपल भी कह सकते हैं। इसी टाइप से दोस्तों आपके पास ये जो कॉलम है, जैसे मैं नेम की बात करता हूँ, तो ये क्या है आपके पास अपने आप में कॉलम। कॉलम क्या हो गया, तो हम लोग कह सकते हैं कॉलम आर रेफर टू एज फील्ड। कॉलम क्या हो गया, आपके पास एक टाइप का फील्ड हो चुका है। A field describes a specific properties of a record. That is why a field is also known as an attribute. तो आप अपने कॉलम्स को यहाँ पर दोस्तों फील्ड्स भी कह सकते हैं और साथ में आप उसको एट्रीब्यूट भी कह सकते हैं। दोस्तों सारे के सारे टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से ध्यान से आप देखिएगा। इसी टाइप से नेक्स्ट आपके पास है यूजर्स ऑफ डेटाबेस। दोस्तों डेटाबेस के यूजर्स क्या होते हैं, अगर अपन इसको इस तरीके से समझे कि सपोज दोस्तों मेरे पास, मैं सपोज एक स्कूल में काम करता हूं, उस स्कूल में एक ऐप है, ठीक है, उस ऐप के थ्रू डेटा हम लोग जो है अपने स्टूडेंट्स को भेजते हैं। स्टूडेंट्स वहीं पे असाइनमेंट्स देखते हैं, वहीं पे दोस्तों उनको कुछ क्वेश्चंस मिल जाते हैं, होमवर्क वहीं उनको मिल रहा है, वहीं के थ्रू हम लोग दोस्तों उनकी क्लास लेते हैं और वहीं पे अटेंडेंस, इसी तरीके से फीस स्ट्रक्चर वगैरह सब कुछ उनको उस पर्टिकुलर ऐप पे ही मिल जाता है। तो दोस्तों मैं यहाँ पर आपको ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि स्टूडेंट्स जो है उस ऐप को जब यूज करेंगे तो उनको केवल अपना ही डेटा दिखेगा, अपनी ही क्लास का डेटा दिखेगा। जैसे सपोज एक स्टूडेंट है, अगर वो अपना स्कॉलर नंबर और उसके जो भी पासवर्ड, जो भी यूजर नेम और पासवर्ड उसको मिला है, अगर दोस्तों वो उसके थ्रू जब लॉगिन होगा उस ऐप में, तो उसको केवल अपना ही रिकॉर्ड दिखेगा। ऐसा नहीं है कि एक 10th का स्टूडेंट 5th क्लास की किसी स्टूडेंट का डेटा देखना चाहे तो उसको नहीं दिख पाएगा, क्योंकि उसके पास परमिशन नहीं है। तो वो आपके पास क्या कहलाता है दोस्तों, एंड यूजर। इसी टाइप से जब उस स्कूल के जो मालिक है, सपोज उनको लगता है कि यार हम लोग एक ऐप बनवाते हैं, और ऐप अगर वो किसी पर्टिकुलर कंपनी को कहते हैं, कोई एक ऐप बनाने वाली कंपनी को, एक वेबसाइट बनाने वाली कंपनी को अगर कहते हैं कि हमें जो है इन टेबल्स की रिक्वायरमेंट है,
हमारे पास ये टेबल्स होनी चाहिए, इस टेबल के अंदर ये अपने पास फील्ड्स होने चाहिए और इन फील्ड्स का दूसरी टेबल्स के साथ इस तरीके से रिलेशन होना चाहिए। तो दोस्तों वो जो आपके पास डेटाबेस क्रिएट करेंगे या आपके पास जो टेबल क्रिएट करेंगे या उनका जो एक स्ट्रक्चर बनाएंगे, उसका जो डिजाइन बनाएंगे, उसको हम लोग कह सकते हैं डेवलपर। डेवलपर दोस्तों क्या करते हैं, अपना एक कंप्लीट ऐप बना के या वेबसाइट्स बना के या उनके थ्रू जो आपका डेटाबेस है वो बना करके एडमिनिस्ट्रेटर को अवेलेबल करवा देते हैं। और उसके बाद में दोस्तों स्कूल से रिलेटेड जो कुछ भी काम हो रहे हैं, लाइक कौन सी क्लास की अटेंडेंस क्या है, किस क्लास की फीस आ चुकी है, किस स्टूडेंट्स की फीस आ चुकी है, कौन सा असाइनमेंट कौन सी क्लास को दिया गया है, अगर ये सारी इंफॉर्मेशन अगर कोई दोस्तों देखना चाहता है तो आप समझ सकते हैं कि एक एडमिनिस्ट्रेटर ये सारी चीजें देख सकता है। तो कुल मिलाकर के हमारे पास यहाँ पर तीन जो है वो अलग अलग यूजर होते हैं। एक है दोस्तों आपके पास यहाँ पर हम बात करें डेवलपर। डेवलपर क्या करेगा, आपका जो डेटाबेस है उसको डिजाइन या डेवलप करके आपको देगा। तो डेवलपर्स डिजाइन्स एंड डेवलप अ डेटाबेस, केवल डेटाबेस बनाने का काम, डेटाबेस के अंदर टेबल्स बनाने का काम, टेबल्स के फील्ड्स बनाने का काम, और उसके बाद भी ऐसा हो सकता है कि उसको यूज करते हुए ऐप या फिर वेबसाइट्स बनाई जा सकती है। डेवलपर का काम हो गया दोस्तों। उसके बाद जब डेवलपर ने अपना डेटाबेस बना दिया तो इस डेटाबेस के अंदर जो कुछ भी एंट्रीज हुई है वो सारी एंट्री कौन देख सकता है, तो दोस्तों वो उसके लिए जिसको परमिशन मिली है यानी कि एडमिनिस्ट्रेटर। तो एडमिनिस्ट्रेटर क्या हो गया, एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो कीप ट्रैक ऑन डेटाबेस एंड चेक ऑथराइजेशन टू प्रोवाइड एक्सेस टू द यूजर। कौन सा यूजर क्या डेटा देख सकता है, कितना डेटा देख सकता है, उसके अलावा सारा जो डेटा खुद देखना चाहे तो दोस्तों एडमिनिस्ट्रेटर देख सकता है। उसके बाद अपने पास आता है एंड यूजर। एंड यूजर कौन हो गया दोस्तों, जो स्टूडेंट्स जो अपने कह सकते हैं कि यूजर नेम और पासवर्ड के थ्रू जब लॉग इन करते हैं तो वो अपना कह सकते हैं एंड यूजर होते हैं, जिनके पास लिमिटेड परमिशंस होती है, बहुत लिमिटेड डेटा वो देख सकते हैं। तो एंड यूजर क्या हो गया, एंड यूजर्स आर द ग्रुप ऑफ पीपल who really use the database। एक्चुअल में हम लोग ये जो ऐप बना रहे हैं वो किसके लिए बना रहे हैं, यूजर्स के लिए, ताकि वो उसको देख सके। अगर दोस्तों हम लोग फेसबुक के बारे में बात करते हैं तो फेसबुक पे सपोज मेरा एक जो अकाउंट है, ठीक है, मैं चाहता हूं दोस्तों इस अकाउंट के थ्रू सभी लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंचाना, तो मैं क्या करूंगा, वहां पर कुछ पोस्ट डालूंगा। अब ये भी हो सकता है क्योंकि मैं उस मेरे अकाउंट का एक एडमिनिस्ट्रेटर हूं तो मैं चाहता हूं ये डेटा पब्लिकली हो या फिर ये डेटा प्राइवेट हो या फिर ये डेटा मेरे सिर्फ फ्रेंड्स ही देख सके। तो इस तरीके से दोस्तों मैं वहां परमिशन देता हूं दूसरे लोगों को। तो वो जो एंड यूजर है जो मेरा अकाउंट यूज करेंगे तो उनको मैं एक परमिशन दे रहा हूं। परमिशन कौन देता है दोस्तों, हमेशा एडमिनिस्ट्रेटर। लाइक आप व्हाट्सएप ग्रुप भी चलाते होंगे, व्हाट्सएप ग्रुप में भी आप जानते हैं कि अगर आपके पास कोई स्कूल का अगर आपके पास सपोज कोई एक ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप है, और आपके टीचर ने अगर आपको परमिशन दी है, जो उस एक्चुअल में ग्रुप के एडमिनिस्ट्रेटर है, तो ही आप उसमें कुछ टाइप कर सकते हैं या कुछ डेटा आप देख सकते हैं। अगर वो चाहे तो आपको जो है वो परमिशन देंगे तो आप उसके अंदर टाइप कर सकते हैं XYZ, बहुत सारे आपको ऐसे फीचर्स मिलते हैं। तो डेवलपर्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स एंड एंड यूजर जो है वो आई थिंक आपको तीनों एकदम क्लियर हो चुके हैं। ऐसे ही दोस्तों नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो अपने पास आता है DBMS, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। आखिर ये होता क्या है, तो देखो दोस्तों हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो अपने आप में एक टाइप का सिस्टम है, कह सकते हैं एक टाइप का सॉफ्टवेयर है। बेसिकली मैं आपको यही कहूंगा अभी आगे जाते हुए कि डेटाबेस को किस तरीके से आप मैनेज करते हैं। डेटाबेस को मैनेज करने के लिए आपके पास एक तरीका होता है, आप मैनुअली सारा काम करें। जैसे कुछ क्लासेस का रिकॉर्ड दोस्तों मैं एक पेपर के ऊपर लिखता हूं और फिर उसके बाद वो सारी शीट्स में एक फोल्डर में एक एनवेलप में डाल के रखता हूं, ठीक है। तो उसको मैनेज करना मेरे लिए बड़ा टफ हो जाएगा। किसी स्टूडेंट्स की एंट्री करनी है, किसी का डेटा अपडेट करना है, किसी को मुझे डिलीट करना है, एक टेबल के बाद मैं दूसरी टेबल के साथ लिंक देखना चाहता हूं दोस्तों, 4-5 अलग अलग फाइल्स पेज खोल करके मुझे बार बार देखने पड़ेंगे। हो सकता है वहां मुझसे कुछ मिस्टेक भी हो जाए। तो इन सभी काम को अगर हम लोग कंप्यूटर के थ्रू यहाँ करना चाह रहे हैं तो हम लोग यहाँ एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को यूज करते हैं। और सॉफ्टवेयर आपके पास कौन सा कहलाएगा दोस्तों, वो कहलाएगा आपके पास DBMS। तो DBMS होता क्या, व्हाट इज DBMS, या फिर कह सकते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। दोस्तों द डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज अ कंप्यूटराइज्ड रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम और अ सॉफ्टवेयर दैट अनेबल्स यू टू, क्या क्या आपको परमिशन देता है दोस्तों, यू टू क्रिएट, स्टोर, मॉडिफाई एंड एक्सट्रैक्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ डेटाबेस। आप डेटाबेस में कोई स्टोर कर सकते हैं, नया रिकॉर्ड ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं, डिलीट करना चाहें तो डिलीट कर सकते हैं।
जैसे दोस्तों एक क्लास है, उस क्लास में अगर एक नया स्टूडेंट आया है तो मैं अपने टेबल के अंदर नई उसकी एंट्री कर सकता हूँ। कोई स्टूडेंट सपोज टीसी जा रहा है तो दोस्तों मैं उसको डिलीट कर सकता हूँ। किसी स्टूडेंट ने कहा है कि भाई मेरा नाम चेंज करना है, मेरे नाम की स्पेलिंग गलत है, तो दोस्तों एक ही जगह मैं चेंज करूं मेरे स्कूल में, उस डेटाबेस को यूज करते हुए जो भी दूसरे सॉफ्टवेयर से जो भी दूसरे लिंक है सभी जगह ऑटोमेटिक वो चेंज हो जाए। तो ये सारे परमिशंस, ये सारे फीचर्स जो है आपको डेटाबेस अवेलेबल करवा सकता है। इट अलाउज डिफरेंट यूजर एप्लीकेशन प्रोग्राम टू एक्सेस द सेम डेटा। तो दूसरे जो आपके पास एप्लीकेशन प्रोग्राम है वो भी उसको यूज कर सकते हैं। इसी टाइप से द मेन फंक्शन ऑफ डीबीएमएस इज टू प्रोवाइड द यूजर विद एफिशिएंट एंड रिलायबल मेथड ऑफ डेटा स्टोरेज। तो ये आपके डेटा को स्टोर करने के लिए, डेटा को मॉडिफाई करने के लिए, डेटा को रिट्रीव करने के लिए आपको ऐसे बहुत सारे फीचर्स देता है जो कि आपके टाइम और आपके एफर्ट्स को सेव करता है। तो आई थिंक दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आया होगा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आखिर क्या कुछ होता है। इसी टाइप से नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे इंफॉर्मेशन को लेकर के कि आखिर इंफॉर्मेशन में अगर हम बात करें या डेटाबेस के बारे में अगर हम लोग बात करें तो हमारे पास यहाँ पर डेटाबेस जो है वो आपके पास कुल मिलाकर के दो टाइप के होते हैं। एक आपके पास है दोस्तों फ्लैट फाइल। फ्लैट फाइल क्या हो गया, जिसमें आप एक प्लेन टेक्स्ट फॉर्मेट में अपने कंटेंट को लिखते हैं। तो कह सकते हैं डेटा कैन बी ऑर्गेनाइज्ड इनटू टू टाइप्स। एक हो गई फ्लैट फाइल। डेटा इज स्टोर्ड इन अ सिंगल टेबल विद द प्लेन टेक्स्ट फॉर्मेट। The field is the record are separated using। तो इस तरीके से हम लोग बेसिकली यहाँ पर कह सकते हैं कि आप अपने डेटा को टैब या कॉमास के साथ सेपरेट करके रख सकते हैं और आप इसके अंदर जो एक लिमिटेड डेटा कह सकते हैं, लेस अमाउंट ऑफ डेटा को ही स्टोर कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास आता है दोस्तों यहाँ पर रिलेशनल। रिलेशनल का मतलब क्या हो गया कि यहाँ आपका जो डेटा है वो अलग अलग टेबल में स्टोर हो सकता है। एक टेबल है दोस्तों मेरे पास जिसमें मैंने अपने स्टूडेंट्स की पर्सनल इंफॉर्मेशन रखी है। सपोज मेरे स्कूल से रिलेटेड अगर मैं बात करता हूँ 4000 स्टूडेंट्स है तो उन सभी का डेटा मैंने पर्सनल इंफॉर्मेशन जो है लाइक उनका नेम, उनका स्कॉलर नंबर, उनका फादर नेम, उनका जो मदर नेम है, डेट ऑफ बर्थ है, स्कूल ज्वाइन कब कर रखी है, इस तरीके से कुछ पर्सनल इंफॉर्मेशन दोस्तों एक अलग फाइल में है मेरे पास। इसी टाइप से एक और अलग से फाइल है मेरे पास, एक अलग से टेबल है जहां मैंने उनके पिछले साल के मार्क्स स्टोर कर रखे हैं। इसी टाइप से एक और फाइल है दोस्तों जिसमें मैंने उनका फीस स्ट्रक्चर मेंटेन कर रखा है कि उनकी फीस स्ट्रक्चर क्या कुछ रहेगा, कितना उनका आ चुका है, कितना उनका ड्यू है। तो दोस्तों मैं सिर्फ स्कॉलर नंबर के बेस पे इन अलग अलग टेबल से डेटा को रिट्रीव कर सकता हूँ, सर्च कर सकता हूँ, अपडेट कर सकता हूँ या इनके ऊपर कोई दूसरे ऑपरेशंस भी अप्लाई कर सकता हूँ। तो हम लोग कह सकते हैं रिलेशनल क्या हो गया, डेटा इज स्टोर्ड इन मल्टीपल टेबल्स एंड कैन बी एक्सेस्ड बाय एस्टेब्लिशिंग अ रिलेशनशिप बिटवीन द टेबल्स बाय यूजिंग अ कॉमन फील्ड। तो एक कॉमन फील्ड क्या हो गया अपने पास, सपोज स्कॉलर नंबर। तो स्कॉलर नंबर के बेस पे दोस्तों हम देख सकते हैं इस पर्टिकुलर स्टूडेंट की फीस कितनी बाकी है, इस पर्टिकुलर स्टूडेंट्स की के मार्क्स कितने हैं, या इस पर्टिकुलर स्टूडेंट्स की पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन क्या कुछ है। तो ये सारे इंफॉर्मेशन आप यहाँ पर रिट्रीव कर सकते हैं यूजिंग कॉमन फील्ड। इसी टाइप से कह सकते हैं इट इज सुटेबल फॉर द मीडियम एंड लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। अगर आपके पास दोस्तों ज्यादा डेटा है या एक मीडियम साइज का डेटा है या लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा है तो उसके लिए आपके पास रिलेशनल डेटाबेस जो है वो आपको बहुत हेल्प करता है। आई थिंक दोस्तों ये क्लियर है कि आप यहाँ पर डेटा को दो तरीके से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, फ्लैट फाइल और रिलेशनल। इसी टाइप से नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पर बात करेंगे तो अपने पास आएगा दोस्तों एडवांटेज। आपके डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के एडवांटेज क्या है, क्यों हम लोग डीबीएमएस को यूज करेंगे, उसके फायदे क्या है। दोस्तों सबसे पहले फायदा तो ये हो गया कि हम जो है वो एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में ही अपनी फाइल्स को जो है उसमें अपने डेटा को स्टोर कर सकते हैं। जैसे कि आपने देखा था अभी मैंने एक टेबल बनाई थी, उसमें पर्टिकुलर रोल नंबर वाले फील्ड में हम लोग रोल नंबर ही डाल सकते हैं, नेम वाले में नेम ही डाल सकते हैं, हिंदी वाले में केवल हिंदी के मार्क्स, इंग्लिश वाले में इंग्लिश, मैथ वाले के मैथ। तो आपको ये जो है एक फोर्स करता है कि आपको पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन पर्टिकुलर फील्ड में ही डालनी है। तो यहां पर कह सकते हैं कि कुछ आपके पास जो है एडवांटेज है। क्या एडवांटेज है दोस्तों, तो सबसे पहले आपके पास इन्फोर्समेंट ऑफ डेटा स्टैंडर्ड, डेटा का स्टैंडर्ड जो है वो ये बना के रखता है। उसके बाद है डेटा अवेलेबिलिटी, डेटा आपको 24 आवर्स अवेलेबल होता है, आप घर बैठे बैठे कभी भी इस ऐप को, इस वेबसाइट को यूज कर सकते हैं। जैसे कि सपोज दोस्तों आप चाहते हैं कि जियो मार्ट से आपको सपोज कुछ शॉपिंग करनी है और दिन भर आपके पास टाइम नहीं है, तो आप रात को 2 बजे, 3 बजे, सुबह के 5 बजे जब आपको टाइम मिले आप उस वेबसाइट को यूज कर सकते हैं। इसी टाइप से रिड्यूस डेटा रिडंडेंसी, आपके डेटा की डुप्लीकेसी जो होती है वो भी बचाता है।
ठीक है। सपोज हम लोग कई बार कुछ वेबसाइट्स पे जाते हैं, कंटेंट डालते हैं और वो कंटेंट ऑलरेडी पहले से अवेलेबल होता है। जैसे अगर मैं आपसे बात करता हूं दोस्तों, अभी अगर हम लोग जानते हैं कि कोविन की जो एक वेबसाइट है, वहां पर अगर दोस्तों मैंने पहले से ही अगर अपना एक डोज एक वैक्सीनेशन लगवा रखी है, तो मैं दूसरी बार अपने उसी नंबर उसी आईडी से वापस जो है वो रजिस्टर्ड नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, तो उसके लिए एक अलग ऑप्शन हो जाएगा कि मुझे कोई दूसरी आईडी या किसी दूसरे पर्सन की एंट्री अगर करवानी तो करवा सकता हूँ, सेम एंट्री वापस नहीं हो सकती। डेटा की डुप्लीकेसी को रिड्यूस करने का ये काम करता है। एक क्लास में अगर 40 स्टूडेंट्स हैं और मैंने 40 स्टूडेंट्स की एंट्री कर रहा हूं दोस्तों, एक ऐसा स्टूडेंट जिसकी मैं गलती से 2 बार एंट्री कर दूं, तो मैनुअली पॉसिबल है, लेकिन ये कंप्यूटराइज्ड पॉसिबल नहीं हो सकता। बिल्कुल वैसे ही जैसे आप एक फोल्डर के अंदर एक ही नाम की 2 फाइल स्टोर करना चाहते हैं, सेम नाम और साथ में सेम उनका एक्सटेंशन, तो पॉसिबल नहीं है। वो आपको बोलेगा ये फाइल ऑलरेडी अवेलेबल है, क्या आप इसको रिप्लेस करना चाहते हैं? आप यस करेंगे तो दोस्तों वो फाइल आपकी ओवरराइट हो जाएगी। ऐसे ही मिनिमाइज्ड डेटा इनकंसिस्टेंसी है, तो यहां पर आपकी जो डेटा की इनकंसिस्टेंसी है, यानी कि जो टेबल आपके पास अलग अलग टेबल्स में आपका डेटा बिखरा हुआ पड़ा है, एक जगह पे दोस्तों अगर आप चेंजेस करें तो ऑटोमेटिक वो सभी फाइल्स के अंदर उसको अपडेशन मिल जाएगा। तो इसके लिए आपके पास जो है आप डेटा इनकंसिस्टेंसी को यहाँ पर मिनिमाइज कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। इसी टाइप से डेटा कंकरेंसी आपके पास है कि बहुत सारे लोग एक ही फाइल को यूज कर सकते हैं सेम टाइम पर भी, ये आपको डेटाबेस आपको परमिशन देता है। इसी टाइप से एंश्योर डेटा सिक्योरिटी, ये आपके डेटाबेस जो है वो आपको आपके डेटा की सिक्योरिटी की भी गारंटी आपको देता है। इसके लिए भी आपको एंश्योर करता है। जैसे फेसबुक पे आप इतना डेटा स्टोर करते हैं और उसके बाद ही आपसे कहता है कि आपका डेटा सेफ एंड सिक्योर है, अगर आपने अपना पासवर्ड किसी को नहीं दिया है तब तक आपका डेटा दोस्तों केवल आप ही यूज कर सकते हैं। इसी टाइप से नेक्स्ट है आपके पास बैकअप एंड रिकवरी मैनेजमेंट। आप अपने डेटा का बैकअप लेकर के रख सकते हैं। बाय द वे आपका कंप्यूटर कभी खराब हो जाता है या आपका नेटवर्क जो है वो सपोज आपका यहाँ कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, किसी भी रीजन से आपका सिस्टम पूरा मतलब कह सकते हैं किसी भी तरीके से अगर आपका कुछ लॉस्ट हो गया है, तो उसके बाद भी आप अपने डेटा का बैकअप जो है अगर आपने ले रखा है, तो दोस्तों आप अपने डेटा की रिकवरी इजीली कर सकते हैं। आइए दोस्तों इन सभी टॉपिक्स को हम लोग एक एक करके फिर से डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आपके पास है एनफोर्समेंट ऑफ डेटा स्टैंडर्ड। डेटा स्टैंडर्ड का मतलब क्या हो गया? अ डेटाबेस ऑलवेज होल्ड्स डेटा इन अ स्टैंडर्ड फॉर्मेट। द स्टैंडर्ड में रिलेटेड टू द नेमिंग ऑफ डेटा, डेटा का नाम क्या होगा, डेटा का टाइप क्या होगा, फॉर्मेट ऑफ डेटा, डेटा का फॉर्मेट क्या होगा, एंड स्ट्रक्चर ऑफ डेटा, किस किस टाइप का डेटा कौन कौन से फील्ड में स्टोर होगा, ये सारा आपके पास एक डेटा स्टैंडर्ड अवेलेबल करवाता है। कौन? डीबीएमएस। इसी तरीके से डेटा अवेलेबिलिटी है, 24 आवर्स आपका डेटा अवेलेबल है, हफ्ते के 7 दिन आप इसको यूज कर सकते हैं, कहीं से भी कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं। अगर आप इंटरनेट पे अगर आपका ये डेटा स्टोर्ड है तो आप घर बैठे बैठे भी बिना ऑफिस गए भी आप अपने डेटा को यूज कर सकते हैं। तो डेटा अवेलेबिलिटी क्या होगा दोस्तों? द डेटा ऑफ अ डेटाबेस कैन बी अवेलेबल एनी टाइम एंड एनीवेयर 24 आवर्स अ डे एंड 7 डेज ऑफ अ वीक, आप इसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपके पास रिड्यूस्ड डेटा रिडंडेंसी। रिडंडेंसी का मतलब क्या कहता है मैंने आपको? डुप्लीकेसी। तो आपके पास उस टेबल के अंदर सेम फाइल है ना, जो भी आपकी फाइल है, सेम टाइप आपकी जो फाइल है उसके अंदर आपके डेटा की डुप्लीकेसी होने से आपको रोकता है, आपको अवेयर करेगा, ये डेटा ऑलरेडी अवेलेबल है। तो हम यहां देख सकते हैं डेटा रिडंडेंसी अकर्स व्हेन द सेम पीस ऑफ डेटा इज डुप्लीकेटेड अननेसेसरली, ठीक है, मल्टीपल टाइम्स इन अ डेटाबेस। तो आपके डेटाबेस में अननेसेसरी अगर आपको डुप्लीकेट डेटा डाल रहे हैं तो उसके लिए भी आपको ये गाइड करेगा, आपको हेल्प करेगा, आपको बताएगा कि यहाँ आपका डेटा डुप्लीकेट हो रहा है, तो वो भी रिड्यूस होगा। इसी टाइप से नेक्स्ट आपके पास जो पॉइंट है दोस्तों वो है मिनिमाइज डेटा इनकंसिस्टेंसी। इनकंसिस्टेंसी या डेटा इनकंसिस्टेंसी का मतलब क्या हो गया? आपके पास डेटा इनकंसिस्टेंसी अकर्स व्हेन द सेम डेटा एग्जिस्ट इन अ डिफरेंट फॉर्मेट इन मल्टीपल टेबल। एक सेम टाइप का डेटा है दोस्तों, अगर आपके पास अलग अलग टेबल्स में बिखरा हुआ है, मैं एक फाइल में चेंजेस करता हूं तो दूसरी फाइल में तो मैंने नहीं किया, तीसरी फाइल में भी मैंने नहीं किया, तो ये आपके पास जो वो डेटा इनकंसिस्टेंसी होता है। अब अगर मैं क्या करता हूं, इस डेटा को सेंट्रलाइज्ड करता हूं, कुछ पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को इस तरीके से हैंडल करूं कि अगर एक में मैं चेंजेस करूं तो ऑटोमेटिक सभी जगह हो जाए। जैसे दोस्तों अगर मैं हिंदी वाले में अगर अपने मार्क्स को चेंज करूं तो फाइनल रिजल्ट मेरा ऑटोमेटिक अपडेट हो जाए।
अगर मैं यहाँ पर अपने जो पर्सनल इंफॉर्मेशन वाले में कहीं किसी स्टूडेंट्स का नाम चेंज करूं, तो मेरे इस ऐप से रिलेटेड, इस वेबसाइट से रिलेटेड जो भी अपने पास आगे के जो काम होंगे, चाहे वो रिजल्ट को लेकर के हो, चाहे वो अटेंडेंस को लेकर के हो, या क्लास की लिस्ट को लेकर के हो, सभी जगह दोस्तों वो आपका डेटा हमेशा अपडेटेड रहे। तो आप यहाँ पर अगर चाहते हैं इनकंसिस्टेंसी को रिमूव करना, तो उसके लिए भी डेटाबेस आपको जो है वो हेल्प करता है। इसी टाइप से नेक्स्ट है आपके पास डेटा कॉन्करेंसी। कॉन्करेंसी क्या हो गया? डेटा कॉन्करेंसी मींस मेनी यूजर्स कैन एक्सेस एंड मॉडिफाई द शेयर डेटा एट द सेम टाइम। तो आप यहाँ पर सेम टाइम पर सेम डेटाबेस की सेम फाइल को यूज कर सकते हैं। जैसे ये वीडियो दोस्तों इस टाइम पर आप देख रहे हो और आपके अलावा भी कोई देख रहे, तो ये हो गया कि मैंने ये जो वीडियो है वो अपने डेटाबेस सर्वर पे स्टोर कर रखा है और आप इसको यूज करें। अब ये सर्वर कोई भी हो सकता है, यूट्यूब, फेसबुक, कहीं पर भी। अब अगर सपोज मेरे पास दोस्तों एक फाइल है, ठीक है, सपोज मैंने एक फाइल जो है वो अपलोड कर रखी है अपने सर्वर पे, और मैं चाहता हूं कि मैं और मेरे कोई दूसरे कलीग जो मुझे सपोर्ट करते हैं इस पर्टिकुलर वीडियोस को बनाने के लिए, दोस्तों मैं यहाँ पर कोई एंट्री करता हूं उसी फाइल पे, और वहां कोई दूसरा पर्सन भी सेम फाइल के ऊपर काम कर रहा है, ठीक है, जैसे हम लोग जानते हैं गूगल शीट। तो दोस्तों मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, गूगल शीट पे अपनी कुछ एंट्रीज करता हूँ, और सेम टाइम पर जो इस वीडियो को एडिट करेंगे वो भी उसी फाइल को यूज करे, तो सेम टाइम पर मेरा जो डेटा है वो मैं भी यूज कर सकता हूँ और कोई दूसरा पर्सन भी इस फाइल को यूज कर सकता है। तो आपके लिए यहाँ पर एक ऐसा फीचर भी होता है डेटा कॉन्करेंसी, यानी कि मल्टीपल लोग आपकी इस फाइल को यूज कर सकते हैं सेम टाइम। इसी टाइप से नेक्स्ट है आपके पास वो है एंश्योर डेटा सिक्योरिटी। तो क्या हो गया? द डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम प्रोवाइड सिक्योरिटी टू सेंसिटिव डेटा बाय परफॉर्मिंग ऑथराइजेशन चेक एंड एनफोर्सिंग सेलेक्टिव एक्सेस टू द यूजर। जैसे आपका इतना सारा डेटा दोस्तों फेसबुक पे पड़ा है, मेरा इतना सारा डेटा दोस्तों यूट्यूब पे पड़ा है, तो मैं चाहता हूं कि इस डेटाबेस को पर्टिकुलर मैं ही अपडेट कर सकूं, तो उसके लिए मेरे पास क्या होगा? यूजर नेम और पासवर्ड। ऑब्वियसली दोस्तों मैं अपने चैनल के अंदर जितने भी वीडियोस है उसको मैं ही हैंडल कर सकता हूं, मैं किसी दूसरे के चैनल पे जाकर के चेंजेस नहीं कर सकता, कोई दूसरा पर्सन मेरे पर्टिकुलर चैनल पे आकर के चेंजेस नहीं कर सकता, मैं किसी दूसरे के फेसबुक पे जाके चेंजेस नहीं कर सकता, या कोई दूसरा मेरे फेसबुक पे आके चेंजेस नहीं कर सकता, क्योंकि हमें यहाँ पर ऑथराइजेशन मिली है इस पर्टिकुलर चैनल को, इस पर्टिकुलर पेज को, इस पर्टिकुलर अकाउंट को हम यूज कर सकते हैं। इसी तरीके से आप लोग बैंक की वेबसाइट्स वगैरह जानते हैं, तो ऐसा नहीं है दोस्तों आपने आईसीआईसी का एक जो है वो ऐप अगर सपोज डाउनलोड कर लिया है, तो अब आप उसके जितने भी कस्टमर है उन सभी की अकाउंट डिटेल आप देख सकते हैं, नहीं, आप केवल अपना ही डेटा देख पाएंगे। तो यहाँ ये सभी डेटा को, या जितने भी डेटाबेस अगर अपन बात करें डेटाबेस के अंदर, तो जो भी आपका एक पर्टिकुलर डेटाबेस आपने क्रिएट किया है, आप उसको एकदम सेफ एंड सिक्योर रख सकते हैं। इसी टाइप से नेक्स्ट और लास्ट आपको मैं यहाँ पर बताने वाला वो है बैकअप एंड रिकवरी मैनेजमेंट। तो दोस्तों देयर आर वेरियस स्ट्रेटेजीज एंड प्रोसीजर दैट आर यूज्ड टू प्रोटेक्ट डेटाबेस अगेंस्ट डेटा लॉस। जैसे आप जानते हैं दोस्तों, हम लोग अपने डेटा को जो है, जैसे अपने मोबाइल में जब हम लोग फोटोज या वीडियोस बनाते हैं, तो दोस्तों हम लोग अपने गूगल फोटोज में स्टोर कर लेते हैं। ऐसे ही आप अपने व्हाट्सएप का बैकअप लेकर के रखते हैं, आप अपनी फोटोज का, अपने कॉन्टेक्ट्स का, अपने मैसेजेस का, ऑलमोस्ट आपके मोबाइल में जो भी आपकी पर्टिकुलर ऐप है उसका डेटा दोस्तों आप बैकअप लेकर के रखते हैं। इन केस कभी आपका मोबाइल या कंप्यूटर दोस्तों खराब हो जाता है, ठीक है, आपका मोबाइल गुम गया, आपका मोबाइल टूट गया, कुछ भी ऐसा रीजन हुआ, तो दोस्तों दूसरे मोबाइल में आप अपनी इसी आईडी के थ्रू, जो भी आपको आईडी मिली है, जैसे आपकी जीमेल की अगर आईडी है, तो दोस्तों उसके थ्रू आप उस डेटा को फिर से रिकवर कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी वही है कि अगर आपका डेटा लॉस हो जाता है एंड द प्रोसेस ऑफ रिकंस्ट्रक्टिंग द डेटा इन केस ऑफ हार्ड डिस्क क्रैश अकर्स, अगर आपकी हार्ड डिस्क करप्ट हो गई है या कोई दूसरे रीजन से दोस्तों आपका डेटा लॉस हो गया है, तो फिर आप उस डेटा को फिर से रिकवर कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने डिस्कस किया है एडवांटेज क्या क्या है आपके डीबीएमएस के। इसी टाइप से दोस्तों हम लोग बात करें डिफरेंट टाइप ऑफ डीबीएमएस, डेटाबेस के अलग अलग आपके पास टाइप भी होते हैं। जैसे अगर हम बात करेंगे दोस्तों यहाँ पर फॉलोइंग आर द डिफरेंट टाइप ऑफ डीबीएमएस, 4 अलग अलग टाइप है आपके पास। एक है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ये याद रखिएगा दोस्तों, एग्जाम के लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। आर स्टैंड्स इन आरडीबीएमएस, आर का मतलब क्या है? रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। इसी टाइप से नेक्स्ट है आपके पास हायरार्किकल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, इसी टाइप से नेक्स्ट है आपके पास नेटवर्क डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, और लास्ट आपके पास है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो ये आपके पास अलग अलग यहाँ पर जो डिफरेंट टाइप्स के डीबीएमएस होते हैं। आगे जाते हुए दोस्तों हम लोग यहाँ यूज करने वाले हैं रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम।
इसी टाइप से नेक्स्ट आपके पास है डेटाबेस सर्वर। डेटाबेस सर्वर क्या होता है दोस्तों, ऐसा एक कंप्यूटर होता है जहां पर मैं अपना डेटा स्टोर करता हूं और वहां से आपको डेटा 24 आवर्स जो है वो अवेलेबल हो सकता है। तो बेसिकली डेटाबेस सर्वर क्या होता है, देर कह सकते हैं दीज आर द डेडिकेटेड कंप्यूटर दैट स्टोर्स द डेटा इन अ डेटाबेस व्हिच कैन बी एक्सेस्ड थ्रू डीबीएमएस एंड रिलेटेड सॉफ्टवेयर। तो कह सकते हैं कि आपके पास एक डेडिकेटेड कंप्यूटर होता है, जैसे गूगल पे है, तो गूगल अपने आप में एक सर्वर है दोस्तों, फेसबुक का सर्वर है, यूट्यूब का सर्वर है, इंस्टाग्राम का सर्वर है, सबका अपना अपना सर्वर है। अगर दोस्तों हम लोग अपना डेटा उस सर्वर पे स्टोर करते हैं तो वो कंप्यूटर जहां पर आपका डेटा, आपका या मेरा जो भी डेटा दोस्तों स्टोर है, उसको हम लोग क्या कह सकते हैं, डेटाबेस सर्वर। ठीक है, इसी टाइप से कह सकते हैं हम लोग द डेटाबेस सर्वर्स आर बेस्ड ऑन द क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। जैसे ये YouTube वीडियो दोस्तों आप लोग कहां से देख रहे हैं, सर्वर के बेस पे। आपने अगर सर्च किया है या किसी लिंक पे आपने क्लिक किया है तो आप अपने घर पे, आप एक्चुअल में दोस्तों आपका जो मोबाइल है या कंप्यूटर है वो क्या है, क्लाइंट है। और ऐसे ही बहुत सारे लोग अपने अपने घर से कहीं से भी इस वीडियो को अगर देख रहे हैं तो दोस्तों वो सारे सेंट्रलाइज्ड हो रहे हैं। वो कहाँ आ रहे हैं, अपने पास यहाँ पर सर्वर पे। सर्वर YouTube का सर्वर है और आप सभी लोगों जो इस वीडियो को अभी देख रहे हैं वो सारे क्या हो गए, इसके रेफरेंस पे क्लाइंट। तो दोस्तों क्लाइंट सर्वर एक आर्किटेक्चर होता है, बहुत सारे क्लाइंट एक पर्टिकुलर सर्वर के साथ कनेक्ट होते हैं। तो अगर हम बात करते हैं डेटाबेस सर्वर के बारे में तो कह रहा हूं फिर से, द डेटाबेस सर्वर आर बेस्ड ऑन द क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। द यूजर सेंड देयर रिक्वेस्ट टू द सर्वर थ्रू एन इंटरफेस नोन एज फ्रंट एंड। आप दोस्तों किसी नेक्स्ट बटन पे क्लिक करके या किसी वीडियो पे क्लिक करते हैं जिसके थ्रू आप उस डेटा को, नेक्स्ट वीडियो को देखना चाहते हैं। तो दोस्तों जहां आपने क्लिक किया है, जो एनवायरमेंट आपको दिखाई दे रहा है उसको हम लोग क्या कहते हैं यहाँ पर, फ्रंट एंड। और ऐसे ही जब बैकग्राउंड में दोस्तों YouTube के पास लाखों करोड़ों वीडियो पड़े हैं, उनमें से एक वीडियो आपके सामने अवेलेबल करवा रहा है, तो पीछे जो भी प्रोसेस हुआ है उसको अपन क्या बोलते हैं, बैकएंड। ठीक है, अनदर सर्वर नोन एज द बैकएंड प्रोसेस द रिक्वेस्ट एंड प्रोवाइड्स द रिक्वायर्ड डेटा। तो वो इतने सारे डेटा में से कुछ डेटा जो भी आपको प्रोवाइड करवा रहा है, वो बैकग्राउंड में काम जो हो रहा है उसको अपन क्या कहते हैं, बैकएंड। फ्रंट एंड, बैकएंड, ये आपको दोनों क्लियर हो गए होंगे दोस्तों। सर्वर क्या होता है, आपके पास एक डेडिकेटेड कंप्यूटर होता है बेसिकली, ठीक है, जो किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू हम लोग उसको एक्सेस करते हैं। और जनरली आपका जो डेटाबेस सर्वर होता है वो क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर पे काम करता है। इसी टाइप से नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पर आरडीबीएमएस क्या होता है, यानी कि रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये बेसिकली दोस्तों आपके पास जो रिलेशनल डेटा मॉडल के ऊपर काम करता है। तो रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज अ टाइप ऑफ डीबीएमएस सॉफ्टवेयर दैट यूज द रिलेशनल डेटाबेस मॉडल फॉर इट्स डेटाबेस। ये क्या करता है, यहाँ रिलेशन के बेस पे, या कह सकते हैं एक मॉडल होता है आपके पास, रिलेशनल डेटाबेस मॉडल, इसके ऊपर काम करता है। इसका मतलब है यहाँ पर बहुत सारी फाइल अलग अलग बिखरी हुई होती है और उन अलग अलग टेबल्स को जो है वो आपस में रिलेट करता है, उनके बीच में एक लिंक एस्टेब्लिश किया जाता है। तो हम बात कर सकते हैं रिलेशनल मॉडल enables the user to store data in several tables। हम हमारा डेटा अलग अलग टेबल्स में स्टोर करते हैं। It has the capacity या capability to retrieve data from the different related tables conventionally to produce the answer to questions that cannot be answered from individual tables alone। तो यहाँ अपना जो डेटा है दोस्तों वो अलग अलग टेबल में हम स्टोर करते हैं और जब भी हमें डेटा की रिक्वायरमेंट होती है तो वो अलग अलग टेबल से डेटा उठा के हमारे सामने फिर से डिस्प्ले करता है। इसका मतलब है हम अपने डेटा को बहुत अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। डेटा अपना अलग अलग टेबल्स में एक स्टैंडर्ड तरीके से हमने अपने डेटा को स्टोर कर रखा है। ऐसे ही नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें कि जो आपके पास रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, these tables are related to another in such a way that whenever there is a need, तो जब भी आपको रिक्वायरमेंट है दोस्तों वो डेटा आपके सामने डिस्प्ले किया जाता है। can be joined by establish a relationship between tables and information can be accessed from them at once। The relationship between different tables can be defined by their common fields using the concepts of कीज। तो अलग अलग कीज के थ्रू, जैसे अपन आगे जाते हुए डिस्कस करेंगे, अभी प्राइमरी की है या फिर आपके पास कैंडिडेट की है या आपके पास फॉरेन की है, ठीक है, इस टाइप की अलग अलग कीज है जिनको हम लोग आगे जाते हुए अभी डिस्कस भी करने वाले हैं। तो उनके थ्रू आप अलग अलग टेबल में से डेटा को रिट्रीव कर सकते हैं। इसी टाइप से दोस्तों नेक्स्ट है आपके पास आरडीबीएमएस सॉफ्टवेयर। आप कौन कौन से सॉफ्टवेयर को यूज कर सकते हैं, ठीक है, तो आपके पास देख सकते हैं दोस्तों एक ओरेकल डेटाबेस है, यहाँ आपके पास साइबेस है,
या आपके पास माइक्रोसॉफ्ट का एक्सेस है, या दोस्तों आपके पास माई एसक्यूएल है, या आपके पास माइक्रोसॉफ्ट का एसक्यूएल सर्वर है, और बीच में जो आप देख रहे हैं दोस्तों, ये हम आगे जाते हुए यूज भी करने वाले हैं, जिसका नाम है अपने पास लिब्रे ऑफिस बेस। तो अलग अलग सॉफ्टवेयर हैं, ये सारे के सारे सॉफ्टवेयर आपको रिलेशनल फॉर्मेट में अलग अलग टेबल में आपको डेटा को स्टोर करने की परमिशन देता है। RDBMS provides the feature to create, update, and administer a relational database. This makes it easy to search and retrieve the data within the database and ensure that data integrity is maintained. Okay? The relational structure makes it possible to run queries across multiple tables at once. ठीक है, तो यहाँ आपको बहुत सारी परमिशंस मिलती है, आप डेटा को अलग अलग जगह स्टोर कर सकते हैं, डेटा को रिट्रीव कर सकते हैं, एक स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर आपको बना के दे सकता है ये। चलिए, इसी तरीके से अगर हम बात करें सम एग्जांपल ऑफ RDBMS, कौन कौन से हो गए, ओरेकल है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, लिब्रे ऑफिस बेस है, जिसको हम लोग आगे जाते हुए यूज भी करेंगे। ऐसे ही MS एक्सेस है, साइबेस है आपके पास, माई एसक्यूएल है, और माई एसक्यूएल सर्वर है आपके पास। इसी टाइप से कॉन्सेप्ट्स ऑफ कीज की तरफ हम लोग मूव करते हैं दोस्तों। तो जब आप एक डेटाबेस के बारे में बात करते हैं, जब आप एक रिलेशनल डेटाबेस के बारे में बात करते हैं, तो दोस्तों यहाँ पर आपके डेटाबेस के अंदर जो अलग अलग टेबल्स हैं, उनके ऊपर बहुत सारी कीज अप्लाई होती है, जिसके थ्रू हम लोग अपने डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। बहुत सारी कीज है, आप देख सकते हैं इमेज में, जैसे कैंडिडेट की है, प्राइमरी की है, सेकेंडरी की है, यूनिक की है, कंपोजिट की है, या आप यहाँ पर और देख सकते हैं जैसे फॉरेन की है, अल्टरनेट की, सुपर की, बहुत सारी कीज है। हम यहाँ पर दोस्तों 4 टाइप की कीज को डिस्कस करेंगे जो अपने सिलेबस में भी है, और उसको मैं आपको विद डायग्राम समझाने भी वाला हूँ। यहाँ पर हम लोग बात कर सकते हैं की क्या होता है। की मतलब अलग अलग टेबल में से आपको डेटा को यूज करना है। A key plays an important role in relational database. It is used for identifying unique records from a table. It also establishes a relationship among the table. Relationship are links that associate a fields in one table with the field in another table. ठीक है, तो यहाँ आप जो है अलग अलग टेबल्स के बीच में लिंक बनाने के लिए अपनी कीज को यूज करते हैं। इसी टाइप से हम लोग यहाँ बात करेंगे अलग अलग कीज को लेकर के, जैसे कि प्राइमरी की क्या है, फॉरेन की क्या है, कंपोजिट प्राइमरी की क्या है, या फिर कैंडिडेट की क्या है। तो इन सारी कीज को हम लोग एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले दोस्तों हम लोग यहाँ बात करने वाले हैं प्राइमरी की को लेकर के। प्राइमरी की क्या होता है, टेबल देख सकते हैं दोस्तों। अगर मैं आपसे कहता हूं अतुल जो है उसके मैथ में मार्क्स कितने आए, तो आपके लिए कंफ्यूजन है। अतुल एक्चुअल में इस टेबल में 2 है, एक जिसके 100 आए हैं, एक जिसके 99 आए हैं। तो एक क्लास में ऐसा पॉसिबल है कि एक ही नाम के 2 स्टूडेंट्स हो सकते हैं। ठीक है, इसी टाइप से अगर मैं कहता हूं बताइए इंग्लिश में 98 किसके आए, तो दोनों अतुल के आए हैं। ऐसे ही मैं कहता हूं हिंदी में 97 किसके आए, तो एक अतुल के भी आए, एक अविनाश के भी आए। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग ना एक पर्टिकुलर रो, एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड को फैच करना चाहें तो हमारे लिए एक इशू है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर अपना एक ऐसा फील्ड बना सकते हैं जो सबके लिए यूनिक हो। ठीक है, यहाँ पर रोल नंबर अगर देखेंगे दोस्तों, अतुल फर्स्ट का 101 है, सेकंड का 102 है, ऐसे ही आरोही का रोल नंबर 103 है, और अविनाश का 104 है। अगर दोस्तों अब मैं आपसे कहता हूं कि रोल नंबर 101 के इंग्लिश में मार्क्स कितना है, तो आप बता सकते हैं। ठीक है, 98 है। अगर मैं कहता हूं रोल नंबर 102 के मैथ्स में मार्क्स कितना है, तो आप बता सकते हैं यहाँ पर 99 है। तो यहाँ पर आप एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसके लिए आपके पास क्या होता है, यहाँ प्राइमरी की। दोस्तों प्राइमरी की जो है, इसके लिए अपने पास कुछ बेसिक चीजें भी हैं। आपको कुछ रूल्स याद रखना है कि प्राइमरी की हमेशा ऐसी की होती है जो हमेशा यूनिक होती है। कोई भी वैल्यू डुप्लीकेट नहीं हो सकती। कोई स्टूडेंट इस टेबल में ऐसा नहीं हो सकता है जिसका रोल नंबर 101 किसी और का भी हो। ठीक है, नाम अगर कॉमन है तो कोई इशू नहीं है दोस्तों, बट रोल नंबर सबके अपने अलग अलग यूनिक होने चाहिए। दूसरा, ये वैल्यू कभी भी आपकी एम्प्टी नहीं रख सकता। जैसे सपोज मैं यहाँ पर एक आधार कार्ड का भी फील्ड लेता, आधार नंबर का भी लेता, तो सभी स्टूडेंट्स के आधार नंबर अलग अलग होते, लेकिन ये पॉसिबल है कि कोई स्टूडेंट जो है उसने अपना आधार कार्ड बनवाया ही नहीं है, तो वो एम्प्टी रहेगा, नल रहेगा। तो दोस्तों प्राइमरी की जो है वो एक तो यूनिक रहती है, और दूसरी वो कभी भी नल नहीं हो सकती, वो कभी भी एम्प्टी नहीं हो सकती, कभी भी ब्लैंक नहीं हो सकती। सभी स्टूडेंट्स जो भी इस क्लास में होंगे उन सभी का कोई ना कोई रोल नंबर जरूर होगा। इसलिए मैं यहाँ पर इस रोल नंबर वाले फील्ड को क्या बना रहा हूँ, प्राइमरी की, और उसको मैंने अलग से कलर मार्क करके आपको हाईलाइट करके दिखाया है। प्राइमरी की क्या है दोस्तों, प्राइमरी की इज अ फील्ड दैट यूनिकली आइडेंटिफाई ईच रिकॉर्ड इन अ टेबल।
टेबल में से एक रिकॉर्ड को दोस्तों अगर आप यहाँ आइडेंटिफाई करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको यहाँ प्राइमरी की बनानी चाहिए। इट डज नॉट कंटेन एनी डुप्लीकेट डेटा, इसके अंदर कोई डुप्लीकेट डेटा नहीं होता। अ टेबल कैन हैव ओनली वन प्राइमरी की, एक टेबल में दोस्तों केवल एक ही आपके पास प्राइमरी की हो सकती है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। उसके बाद प्राइमरी की शुड हैव, या कह सकते हैं प्राइमरी की फील्ड जो है शुड बी यूनिक, तो एक तो वो यूनिक होना चाहिए। दूसरा है द प्राइमरी की फील्ड कैन नॉट बी नल, ये नल भी नहीं होना चाहिए। एवरी रो मस्ट हैव अ वैल्यू, उसके पास कोई ना कोई वैल्यू और यूनिक वैल्यू होना जरूरी है। ऐसे दोस्तों द वैल्यू इन अ प्राइमरी की फील्ड कैन नेवर बी मॉडिफाइड, कभी भी दोस्तों ये मॉडिफाई नहीं हो सकती है। अगर किसी क्लास का कोई स्टूडेंट, जैसे कि सपोज जो आरोही है उसने अगर टीसी ले ली है, तो ऐसा नहीं दोस्तों कि इस सेशन के अंदर हम लोग इसके नंबर को चेंज कर दे, जो रोल नंबर पहले से अलॉट कर दिए गए स्टार्टिंग में वही हमेशा रहेंगे, कभी भी ये मॉडिफाई नहीं हो सकते। जैसे एक स्कूल के अंदर अगर अपन बात कर सकते हैं दोस्तों, एक स्टूडेंट का जो स्कॉलर नंबर है वो कभी भी चेंज नहीं हो सकता। अगर दोस्तों मैं एक आधार कार्ड बनवाता हूं और वो जो नंबर दोस्तों मुझे मिला है तो वो नंबर अब मेरा ही रहेगा, उससे पहले जिन लोगों ने बनाया भले ही वो अब इस दुनिया में है या नहीं है, ठीक है, बट आधार कार्ड नंबर चेंज नहीं हो सकता। ये कोई क्यू नहीं है कि जैसे ही कोई गया तो उसका शिफ्ट हो गया, उसके बाद उसका शिफ्ट हो गया, ठीक है। इस चीज को आप बहुत अच्छे से ध्यान रखना, प्राइमरी की क्या होता है, एक टेबल में ऐसा एक फील्ड जिसकी वैल्यू हमेशा यूनिक होगी और वो कभी भी ब्लैंक नहीं हो सकती। इसके अलावा दोस्तों वो कभी भी मॉडिफाई भी नहीं हो सकती, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं जो ये मॉडिफाई वाली बात कर रहा हूं इसको ऐसा भी समझ सकते हैं, द वैल्यू इन अ प्राइमरी की फील्ड कैन नेवर बी मॉडिफाइड और अपडेटेड, कब, इफ एनी फॉरेन की रेफर्स टू द प्राइमरी की, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा, जब फॉरेन की जो है अगर रेफर करती है किसी प्राइमरी की को तो आप उसको भी यहाँ मॉडिफाई नहीं कर सकते। दो तो आपको याद रखना ही है, कौन सा, यूनिक होना चाहिए और दूसरा वो एम्प्टी या नल नहीं होना चाहिए। और अगर दोस्तों एक प्राइमरी की जो है वो दूसरी टेबल्स के लिए कोई अगर फॉरेन की का काम कर रही है तो फिर उसको भी आप मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं। ऐसे ही नेक्स्ट है आपके पास कंपोजिट की। कंपोजिट की क्या होता है दोस्तों, एक टेबल है जिसके अंदर सपोज मेरे पास एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड को निकालने के लिए मेरे पास एक कॉमन फील्ड नहीं है, तो मैं यहाँ पर दोस्तों कह सकता हूँ स्टूडेंट आईडी और यूनिट कोड, दो मैंने अलग अलग फील्ड बनाए। देखिए मैं कहता हूँ 3 जो आपके पास 3011 जो उसके मार्क्स कितने हैं आप नहीं बता सकते, क्योंकि 3011 जो है उसका एक यूनिट कोड A105 भी है और एक और है जिसका यूनिट कोड A109 भी है, जिसमें फर्स्ट में C++ है, दूसरे में जावा है। आप C++ के मार्क्स कह रहे हैं कि जावा के मार्क्स कह रहे हैं। अगर आप कहते हैं दोस्तों 109 वाले के बता दीजिए तो हम वहां पर भी नहीं कह सकते, क्योंकि 109 जो है वो आपके पास 3011 का भी है और 3012 का भी है। ऐसे ही आप ये भी नहीं कह सकते दोस्तों जावा जिसने ले रखी है उसके मार्क्स बताओ, तो भी रिकॉर्ड आपके पास डुप्लीकेट हो रहे हैं। और ऐसे ये भी नहीं बता सकते कि 98 किसके आए। तो यहाँ पर आपके पास एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड को निकालने के लिए आपके पास एक से ज्यादा कीज को आपको यूज करना पड़ेगा, और ये जो दो आपने जो कीज को यूज किया है इसको हम क्या कह सकते हैं, कंपोजिट की। अब कंपोजिट की और कंपोजिट प्राइमरी की रेफर्स टू अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर एट्रीब्यूट और फील्ड्स दैट यूनिकली आइडेंटिफाई द रिकॉर्ड इन अ टेबल। इट मे बी अ कैंडिडेट की और प्राइमरी की, ठीक है। इसी टाइप से दोस्तों नेक्स्ट है अपने पास फॉरेन की क्या हो गया, मेरे पास दो अलग अलग टेबल है। एक टेबल जिसमें दोस्तों मैंने लिख रखा है किसी की इंफॉर्मेशन है, जैसे रोल नंबर दोस्तों आपके पास है 103, आरोही अजमेर की है। और दोस्तों अगर मैं ये चाहता हूं कि आरोही के इंग्लिश के मार्क्स कितने आए हैं, तो आप यहाँ पर दोस्तों दूसरी वाली टेबल के पास जाएंगे जहां पर हिंदी इंग्लिश मैथ के नंबर है। आप जाके क्या करेंगे, आरोही का जो प्राइमरी की है कौन सी है उस वाली टेबल का, तो आपके पास है रोल नंबर आरोही का है 103। दूसरी टेबल में जाओगे ढूंढोगे रोल नंबर में 103 का है, उसके सामने आप जाके इंग्लिश में ढूंढोगे 99 नंबर है, तो आपका रिजल्ट क्या आएगा 99, जबकि एक्चुअल में मार्क्स वाले में कहीं मैंने आरोही लिखा भी नहीं है। तो दोस्तों इस टाइप से कई बार क्या होता है, दो अलग अलग टेबल है और दो अलग अलग टेबल में आपके पास कुछ ऐसी कॉमन इंफॉर्मेशन निकालनी है, रिलेशन बनाना है दो टेबल्स के बीच में, वो एक ऐसे फील्ड के ऊपर बनाओगे जो दोनों में कॉमन अवेलेबल हो, ठीक है। तो फॉरेन की क्या हो गया, फॉरेन की इज अ फील्ड और सेट ऑफ फील्ड्स that is used to establish a relation between the two tables। जैसे रोल नंबर दोनों टेबल में, तो ये रिलेशन बनाने का काम करता है। In other words, it consists of one or more fields
whose value matches with the primary key in another table। तो दूसरी जो की टेबल है उसकी प्राइमरी की से जो वैल्यू आपकी मैच हो रही है वो आपके पास फॉरेन की बनती है। बेसिकली अ फॉरेन की इन one table is used to point at a primary key in another table। ठीक है, इट एक्ट एज अ क्रॉस रेफरेंस बिटवीन द टेबल। तो यहाँ पर दो टेबल्स के बीच में रिलेशन बनाने का, क्रॉस रेफरेंस का काम कौन कर रहा है दोस्तों? रोल नंबर। तो रोल नंबर अपने आप में इस टेबल की क्या है? प्राइमरी की है, लेकिन जब दूसरी टेबल से जाके डेटा लेके आएगा तो दोस्तों वो क्या बन जाएगी? आपके पास फॉरेन की। ठीक है, इसी टाइप से आपके पास नेक्स्ट है वो है कैंडिडेट की। कैंडिडेट की क्या होता है दोस्तों कि कई बार आपके पास ऐसी कोई इंफॉर्मेशन होती है जो आपके पास यूनिक हो। जैसे एक टेबल हो सकती है दोस्तों, उसके अंदर कोई स्टूडेंट ऐसा हो सकता है जिसके नाम आपके पास कॉमन हो। आपके पास ऐसा भी हो सकता है कोई एज आपके पास कॉमन हो। तो उस टाइम पर हम लोग क्या करते हैं? एक कैंडिडेट की बनाते हैं। जैसे यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं कैंडिडेट की को, तो देख सकते हैं। पहले हम लोग एक बार उसकी डेफिनेशन देखते हैं। अ टेबल माइट हैव वन और मोर फील्ड्स that may uniquely identify the record. Such fields are called candidate key। तो यहाँ पर दोस्तों फोन नंबर या फिर रोल नंबर जो है वो क्या है? आपके पास कैंडिडेट की बन सकती है, क्योंकि हर स्टूडेंट का अपना अलग अलग फोन नंबर है। ठीक है, तो वो आपके पास अपने आप में क्या बन सकता है? कैंडिडेट की बन सकता है। ऐसी रोल नंबर सबका इंडिविजुअल अलग अलग है, तो ये भी आपके पास जो है वो एक कैंडिडेट की बन सकती है। तो लिखा है such fields are called candidate keys as they are eligible to become a primary key, thus a table can have more than one candidate key। तो ये जो आपके पास कीज हैं, ये जो फील्ड है आपके पास, ये अपने आप में जो है वो प्राइमरी की बनने के लिए एलिजिबल होते हैं। तो ऐसी कीज जो है जो आपकी पर्टिकुलर रिकॉर्ड को फैच कर सके, उसको हम लोग यहाँ पर क्या कहते हैं दोस्तों? कैंडिडेट की। और कैंडिडेट की जो है वो एक भी हो सकती है और एक से ज्यादा भी हो सकती है। आई थिंक दोस्तों सारे टॉपिक्स आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। दोस्तों अगर आपके माइंड में कहीं कोई भी इश्यूज है, कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है, दोस्तों आप मुझे कमेंट में जरूर बताइए। इसके अलावा दूसरे प्लेटफॉर्म भी आप देख सकते हैं। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम लोग इतना ही करते हैं। अगर आपने दोस्तों मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कर सकते हैं। आपकी क्लास के दूसरे फ्रेंड्स के साथ भी दोस्तों आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों अपने अगले वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।